Okay students, today we are here to study about the structure of atom. In last video we discussed about the Thomson model of atom, and now today we are here to discuss about the Rutherford model of atom. See here, Rutherford with his students H. Giger and E. Marsden perform an experiment with the bombardment of alpha particles on thin gold foil. It means he chose for its experiment is thin gold foil and bombarded the alpha particles. So he named his experiment alpha particle scattering experiment and planetary model of atom. He is also known as students the father of nuclear physics. Why he called the father of nuclear physics? Because he worked for radioactivity. उसने कई सालों तक रेडियो एक्टिविटी के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए, इसके लिए उसको नोबेल प्राइज़ मिले और उन्हें बेस्ट टीचर भी बोला जाता था। और बोला जाता है, क्यों बोला जाता है? क्योंकि उनको खुद तो नोबेल प्राइजेज मिले, साथ ही उनके 8 स्टूडेंट्स को भी नोबेल प्राइज़ दिए गए थे। अल्फ़ा बीटा गामा के बारे में उन्होंने ही बताया था, इसीलिए उन्हें फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स बोला जाता है। इसके बाद उन्होंने उन्हीं अल्फ़ा बीटा गामा जो रेस थी उनमें से अल्फ़ा पार्टिकल्स को चूज़ किया कि थॉमसन के बाद मैं भी आगे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो चुकी है, प्रोटॉन की हो चुकी है, न्यूट्रॉन की हो चुकी है, बट ये तीनों जिसके सब पार्टिकल्स हैं एटम, उस एटम के अंदर इन तीनों सब पार्टिकल के अलावा क्या चीज़ एग्जिस्ट करती है, उसके लिए इन्होंने अपना मॉडल दिया था। अब इनके मॉडल की क्या क्या रिक्वायरमेंट थी? फर्स्ट, थिन गोल्ड फॉयल दैट इज़ 100 नैनोमीटर थिक, a lead chamber. He chose radioactive substances radium and polonium and a zinc sulfide screen. Now a question arises in your mind that why he chooses only a thin gold foil. दूसरा मेटल क्यों नहीं चूज़ किया उन्होंने? गोल्ड फॉइल को ही क्यों चूज़ किया? क्योंकि हमें पता है कि गोल्ड जो है वो मोस्ट मेलिएबल और मोस्ट डक्टाइल मेटल है। सो ही चूजेस थिन गोल्ड फॉइल। सेकंड, आपके माइंड में आ रहा होगा कि लेड चैम्बर ही क्यों चूज़ किया उन्होंने? लेड चैम्बर किस लिए चूज़ किया होगा? नहीं पता। लेड चैम्बर इसलिए चूज़ किया क्योंकि उन्हें पता था कि मैं अल्फ़ा पार्टिकल यूज़ कर रहा हूँ जो कि हाईली रेडियो एक्टिव हैं। और रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस क्या होते हैं? जब भी हम लैब में रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के साथ वर्क कर रहे होते हैं तो उनसे हाईली डेंजरस रेडिएशंस निकलती हैं और वो रेडिएशंस हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होती हैं। इसीलिए उन्होंने उस रेडियो एक्टिव मटेरियल को रखने के लिए क्या यूज़ किया? लेड चैम्बर। नेक्स्ट, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस यूज़ किए जो अल्फ़ा पार्टिकल रिलीज़ करेंगे। बट रेडियम और पोलोनियम ही क्यों? क्योंकि रेडियम और पोलोनियम जो हैं वो क्या करते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा अल्फ़ा पार्टिकल एमिट करते हैं। फिर है जिंक सल्फाइड स्क्रीन। तो ये हम लास्ट वीडियोस में भी देख चुके हैं। हमने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए अब तक, थॉमसन का एक्सपेरिमेंट था उसमें भी क्या यूज़ की गई थी? जिंक सल्फाइड स्क्रीन। किसका काम कर रही थी वो? फ्लोरेसेंट का। तो अल्फ़ा पार्टिकल गोल्ड फॉइल पे जब स्ट्राइक करते हैं तो कोई स्पार्क आता है, कोई फ्लैश आता है या फ्लोरेसेंस नज़र आती है, तो वो हमें कहाँ पर ऑब्जर्व होगी? जिंक सल्फाइड स्क्रीन पर। तो इसीलिए उन्होंने ये मटेरियल चूज़ किए। तो आइए अब हम मूव ऑन करते हैं अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की तरफ। अब अपरेटस लगा रहे हैं अल्फ़ा पार्टिकल के लिए। उन्होंने सबसे पहले क्या चूज़ किया है? गोल्ड फॉइल। तो थिन गोल्ड फॉइल लगा दी मैंने यहाँ पर। सेकेंडली हमने पढ़ा लेड चैम्बर चूज़ किया उन्होंने, यहाँ पर हम लेड चैम्बर लगा रहे हैं। थर्डली रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट उन्होंने अपना लेड चैम्बर के अंदर रख दिया ताकि जो हार्मफुल रेडिएशंस हैं वो लेड चैम्बर के अंदर ही रहें, बाहर ना आए। फिर उन्होंने क्या किया? अल्फ़ा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करानी थी। अब रेडियो एक्टिव जब ये सब्सटेंस अल्फ़ा पार्टिकल रिलीज़ करेगा तो वो हर डायरेक्शन में जाएंगे, हर डायरेक्शन में ना जाए, किसी को कोई हार्म ना हो। तो इसके लिए उन्होंने यहाँ पर भी क्या लगा दी थी? एक लेड की प्लेट। ठीक है, यहाँ पर उसका
लिड लगा दिया। और ये किस चीज़ की थी, ये भी लेड की प्लेट थी। ये उन्होंने थिन गोल्ड फॉयल यूज़ किया, पढ़ ही चुके हैं क्यों यूज़ किया। इट इज़ मोस्ट मेलिएबल एंड मोस्ट डक्टाइल मेटल। ये क्या है, लेड चैम्बर, सो एज टू रेजिस्ट द अल्फा पार्टिकल और द हार्मफुल रेडिएशन टू गो इन ऑल डायरेक्शंस। अब अपना एक्सपेरिमेंट उन्होंने शुरू किया। उन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल, ये दिख रहा होगा आपको रेडियो एक्टिव मटीरियल, ये भी मैंने बताया आपको कौन सा चूज़ किया इन्होंने, रेडियम या पोलोनियम। जब यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल्स निकले तो वो इस लेड प्लेट से को क्रॉस करते हुए गोल्ड फॉइल पर बम्बार्ड हुए। जब इसकी गोल्ड फॉइल पे बम्बार्डमेंट हुई, अभी लास्ट में फोर्थ पॉइंट क्या लिया था हमने, जिंक सल्फाइड स्क्रीन। तो ये है हमारी क्या, जिंक सल्फाइड स्क्रीन। हाईलाइट कर लेते हैं हम ताकि हमें इस पे फ्लोरेसेंस ऑब्जर्व हो। दैट इज जिंक सल्फाइड स्क्रीन। जैसे ही अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल से स्ट्राइक किए तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आर गोइंग स्ट्रेट। कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो क्या हैं, स्ट्रेट चले गए। But on the second side, he observed some sparks at small angles. Here you can see alpha particles are deviate by a small angle. And at last he observed that some alpha particle on striking, they deviate from small angle. And here some of the alpha particles which bounce back. Some particles strike to the gold foil center and bounce back on their way on in by 180 degree angle. So this is the alpha scattering experiment. तो इसका कंक्लूज़न क्या है, अगर मैं इसकी एक सिंपल सी पिक्चर आपको बना के दिखाना चाहूँ सिंपल वे में, तो हम ऐसे भी देख सकते हैं इसे। This is gold foil. Some alpha particles go straight. Mostly alpha particles go straight their way. Some deviate by small angle. And an alpha particle which passes through the center bounce back. हम यहाँ लेबल भी कर सकते हैं कि ये क्या हुआ, बाउंस बैक, और ये डेविएट बाय स्मॉल एंगल, एंड दीज आर मोस्टली स्ट्रेट, मोस्टली गो स्ट्रेट। तो ये क्या था हमारा अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब इस स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन क्या निकला, क्या ऑब्जर्व किया उन्होंने। अगर हम बात करते हैं ऑब्जर्वेशन की, तो फर्स्ट अभी हमने क्या देखा यहाँ पर कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आर गो स्ट्रेट। मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स गो स्ट्रेट। It means there is empty space in the atom. सेकेंड क्या ऑब्जर्व किया उन्होंने यहाँ पर, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स
सम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। अब सम ऑफ कितना हो सकता है, 1/200 डेविएट थ्रू स्मॉल एंगल। थर्ड क्या ऑब्जर्वेशन थी, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल दैट इज 1 फ्रॉम द 20,000 बाउंस बैक ऑन देयर वे। सम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स कितना होगा वो, 1/20,000 बाउंस बैक बाय 180 डिग्री एंगल। ये उन्होंने ऑब्जर्व किया। अब ये उन्होंने ऑब्जर्व किया तो इस ऑब्जर्वेशन से उन्होंने क्या निकाला कंक्लूजन, कि वो बाउंस बैक कर रहे हैं 180 डिग्री एंगल से। अल्फा पार्टिकल्स पे क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव, और जब वो बाउंस बैक कर रहा है इट मीन्स जहाँ से वो स्ट्राइक करके आ रहा है वहाँ भी कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज है। तो ड्यू टू रिपल्शन वो बाउंस बैक कर रहा है। इट मीन्स एटम का सेंट्रल पार्ट जो है वो क्या कैरी करता है, हमारा पॉजिटिव चार्ज। अगर अब हम बात करें कंक्लूज़न, अपनी ऑब्जर्वेशन के बाद उन्होंने इस मॉडल का क्या कंक्लूज़न निकाला। फर्स्ट कंक्लूज़न क्या था उनका, एटम हैज़ मैक्सिमम एम्प्टी स्पेस। मैक्सिमम एम्प्टी स्पेस है, तभी उसमें से क्या था, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट थे, बिल्कुल सीधे चले गए थे बिना किसी चीज़ से स्ट्राइक किए। सेकंड कंक्लूजन उन्होंने क्या निकाला, दैट देयर विल बी अ पॉजिटिव चार्ज इन द सेंटर ऑफ एटम which repel alpha particles। अल्फा पार्टिकल पे भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज, दैट देयर विल बी अ पॉजिटिव चार्ज इन द सेंटर ऑफ एटम विच रिपेल अल्फा पार्टिकल्स। देन ही नेम्ड इट एज, क्या नाम दिया था उन्होंने उस सेंट्रल पार्ट को, न्यूक्लियस। अगर हम बात अब थोड़ी सी न्यूक्लियस के बारे में कर लेते हैं। न्यूक्लियस क्या है हमारा, यहाँ से अभी हमने पढ़ा है कि सेंट्रल पार्ट है किसका, एटम का। अगर मैं इसका डायामीटर की बात करती हूँ तो न्यूक्लियस जो है उसका डायामीटर कितना है, 10⁻⁻15 मीटर। और अगर मैं रेडियस की बात करूं तो रेडियस है इसकी 1.5 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, इसके बाद आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं यहीं पे रदरफोर्ड के मॉडल से। अब उन्होंने मॉडल दे दिया, हमने बात कर ही ली है कि रदरफोर्ड ने अपने स्टूडेंट्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया था जिसे अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग या प्लानिटरी मॉडल कहा था। उन्हें फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स बोला जाता था। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट की जो रिक्वायरमेंट्स थी मैं आपको बता ही चुकी हूँ। ये उनका स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है। इनसे क्या क्या उन्होंने ऑब्जर्व किया और फाइनली क्या कंक्लूजन निकाला। मॉडल उनका रेडी हो चुका था, एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया था, न्यूक्लियस की डिस्कवरी हो चुकी थी। बट कुछ जो इनके फेलो साइंटिस्ट थे वो इनके एक्सपेरिमेंट से सेटिस्फाइड नहीं थे। आखिर क्या इनका फेलियर था, फेलियर ऑफ रदरफोर्ड। फर्स्ट, he can't explain stability of atom। इन्होंने एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं किया। क्यों नहीं किया, इन्होंने क्या ऐसा बोला कि एटम जो है वो स्टेबल नहीं, अनस्टेबल हो गया। इन्होंने कहा कि सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है और इसके चारों तरफ रिवॉल्व कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, दैट इज़ नेगेटिवली चार्ज।
तो इन्होंने कहा जब भी एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल के सराउंड रिवॉल्व करता है तो वो एनर्जी लूज़ करता है, और एक टाइम ऐसा आता है जब वो उस पॉजिटिवली चार्ज सेंटर के ऊपर फॉल ऑफ हो जाता है, गिर जाता है। जब वो उसके ऊपर गिरेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करेंगे, न्यूट्रल कर देंगे। इसका मतलब इन्होंने भी थॉमसन की तरह ही एटम को क्या बताया, न्यूट्रल। तो इसीलिए ये इनके मॉडल का पहला फेलियर था, दैट ही कांट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। यहाँ मैं आपको मेंशन कर ही देती हूँ। ही सेड व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स around nucleus, then it lose its energy and fall off on nucleus, so atom is neutral. Second drawback था, he can't explain hydrogen spectrum. जब इनसे हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के बारे में पूछा गया कि हाइड्रोजन जो है उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उसके स्पेक्ट्रम में 5 लाइंस क्यों, तो ये उस चीज़ को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। इसीलिए रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो सक्सेसफुल नहीं हुआ है। तो ये हमारा था रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड हाउ दे परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट विद द गोल्ड फॉयल and how they lead to the conclusion, how they discover the nucleus and why their model gets to failure. At the last, I have asked some frequently asked questions. Why he choose gold foil? Why he prefer lead chamber? Why he choose radium and polonium? Why he prefer zinc sulfide screen? And why we call alpha particles of helium as nuclei, not as atom. So at last I ask you this FAQ and I hope you like my video and you can easily understand the Rutherford model of the atom. Thank you.